उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमियारी में एक पुरानी झोपड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक डायन रहती है। गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं क्योंकि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। साल 1997 में दिल्ली से आया एक परिवार उस गांव में रहने आता है। मोहित, उसकी पत्नी रीमा और उनका छोटा बेटा आरव। मोहित को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन जब वह झोपड़ी की सच्चाई जानने निकलता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ डर हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। साल 1997, अक्टूबर का महीना। पहाड़ियों में सर्दी की पहली दस्तक थी। दिल्ली के मोहित ने शहर की भागदौड़ से थककर कुछ हफ्तों की छुट्टी ली थी और अपने पैतृक गांव चमियारी, पत्नी रीमा और 2.5 साल के बेटे आरव के साथ आ गया था। गांव खूबसूरत था, चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी की महक और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। लेकिन एक बात मोहित को शुरू से ही खटक रही थी। गांव के लोगों के चेहरों पर डर और चुप्पी का अजीब साया था। एक शाम जब मोहित गांव की चौपाल पर बैठा था तो उसने पास बैठे एक बुजुर्ग लखन चाचा से पूछा, चाचा, गांव में कुछ अजीब सा माहौल क्यों है? सब इतने सहमे सहमे क्यों रहते हैं? लखन चाचा ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, यहां से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी है, जंगल के बीचों बीच। लोग कहते हैं वहां एक डायन रहती है। मोहित हंस पड़ा। चाचा, आज के जमाने में भी डायन? ये सब अंधविश्वास है। लखन चाचा की आंखों में एक डर चमका। हमारे गांव में पिछले 5 सालों में 4 लोग उस झोपड़ी के पास गए हैं, एक भी वापस नहीं आया। जानवर, बच्चे सब गायब होते रहे हैं। रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, औरत के रोने की या हंसने की, पता नहीं। मोहित ने मजाक में कहा, तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? लखन चाचा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। अगर तुम अपने बीवी बच्चे से प्यार करते हो तो उस झोपड़ी का रास्ता भी मत देखना। मोहित चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में अब झोपड़ी की छवि जम चुकी थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, मोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अकेले ही निकल पड़ा उस जंगल की ओर। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा में सरसराहट। मोहित मोबाइल की टॉर्च के सहारे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा था जहां गांव वालों ने उस डायन की झोपड़ी का जिक्र किया था। रास्ता कांटों और सूखे पत्तों से भरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसाकर किसी को बुला रहा हो। मोहित का दिल जरूर धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा डर पर भारी थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो एक खुले से स्थान पर पहुंचा। वहां एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, लकड़ी की बनी हुई, मगर छत पर काई जमी थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन झोपड़ी में बिजली तो नहीं होनी चाहिए थी। मोहित ने अपने आप से कहा, शायद कोई ग्रामीण यहां रहता हो, या ये सब बस अफवाह हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, झोपड़ी के अंदर से झुनझुनियों जैसी आवाज आने लगी। छोटे बच्चों की आवाज। मोहित फुसफुसाया। वो एक कदम और आगे बढ़ा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मोहित घबरा गया और पीछे हटने ही वाला था कि झोपड़ी के चारों ओर की जमीन अचानक कांपने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य साया घूम रहा हो। उसी पल हवा में एक महक फैली, तेज बासी खून और सड़े मांस की। मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों ओर घुप अंधेरा था और तभी मोहित ने एक आवाज सुनी, एक औरत की आवाज जो उसके बहुत पास से आई। तुम आ ही गए। मोहित का शरीर जैसे जम गया। उसने घूमकर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर एक जगह से चिपक गए थे। झोपड़ी के अंदर से दरवाजा फिर खुला और अंदर से एक लंबा काला साया बाहर निकला, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो डायन थी। मोहित के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन अचानक एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी, किसी छोटे बच्चे की चीख। आरव! मोहित चौंका। उसे एहसास हुआ
ये सब उसके परिवार को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। वो बदहवास होकर वापस गांव की ओर भागा। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी अब गायब थी और जंगल फिर से शांत हो गया था। मोहित गांव लौट तो आया, लेकिन उसका चेहरा जर्द और आंखें डरी हुई थीं। रीमा ने दरवाजा खोला तो देखा उसका शरीर कांप रहा था। कपड़े मिट्टी और पसीने से गंदे हो चुके थे। क्या हुआ मोहित, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रीमा ने पूछा। मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस जाकर बिस्तर पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मैंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था रीमा, वहां वो सच में थी। रीमा का चेहरा भी पीला पड़ गया। अगली सुबह कुछ और भी अजीब हुआ। आरव, जो हमेशा सुबह उठते ही हंसता और मां पुकारता था, आज चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखें फटी फटी लग रही थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कि मासूम नहीं थी। आरव बेटा, क्या हुआ? रीमा ने पूछा, और जैसे ही उसने बच्चे को गोद में उठाया, आरव ने उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए। आउच! रीमा चीखी और आरव को फौरन नीचे रखा। बच्चा चुपचाप जमीन पर बैठा रहा और फिर बिना वजह दीवार की ओर देखकर हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो एक छोटे बच्चे से मेल नहीं खाती थी, बहुत गहरी और डरावनी। मोहित ने यह सब देखा और उसे पिछली रात डायन की बात याद आई। तुम आ ही गए, उसे समझ आ गया था। डायन ने कुछ किया है। वो झोपड़ी महज एक जगह नहीं थी, वो एक जाल था। शाम तक आरव ने बोलना बंद कर दिया और जब भी कोई दरवाजा खोलता वो मुड़कर वहां देखता, मानो किसी को आता देख रहा हो। रीमा रोने लगी। मोहित, ये हमारा आरव नहीं है, इसका कुछ करो प्लीज। मोहित अब डरा नहीं था, बल्कि अंदर से टूटने लगा था। मैंने उस झोपड़ी को छेड़ दिया, अब वो हमारे पीछे आ गई है। उसी रात घर में एक और अजीब घटना हुई। दीवार पर किसी ने खून से एक नाम लिखा था, आरव। मोहित ने तय कर लिया था, कुछ भी हो जाए उसे इस रहस्य का अंत करना ही होगा। उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बुझी बुझी, हाव भाव अजीब, और रात को नींद में किसी से बात करना, सब कुछ धीरे धीरे खौफनाक होता जा रहा था। अगली सुबह मोहित सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी गौतम बाबा के पास गया। वो 90 साल के थे और गांव की हर पुरानी बात जानते थे। मोहित ने घबराते हुए पूछा, बाबा, उस झोपड़ी के बारे में सच क्या है? गौतम बाबा चुप रहे, उनकी आंखों में अजीब सा डर था। प्लीज बाबा, मेरा बेटा, उसका हाव भाव बदल गया है, वो कोई और बन गया है। गौतम बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तू झोपड़ी तक गया था? मोहित ने सिर झुका लिया। बाबा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, साल 1942 में अंग्रेजों के जमाने की बात है। गांव में एक औरत रहती थी, गुलाबो। वो खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वो जंगल में तंत्र विद्या करती थी। औरतें उस पर शक करने लगीं। बच्चों के खो जाने पर लोग उसी को दोष देने लगे। एक रात गांव वालों ने उसे घसीटकर उसी झोपड़ी में बंद कर दिया और आग लगा दी। मरने से पहले गुलाबो ने शपथ ली थी, जो मेरी मौत की वजह बनेगा, मैं उसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगी। तब से हर तीसरे दशक में कोई ना कोई बच्चा झोपड़ी के चंगुल में फंसता है और फिर खो जाता है। मोहित की रूह कांप गई। तो अब क्या होगा? बाबा ने कहा, डायन ने तेरे बच्चे पर दावा ठोक दिया है। अब वो आरव को अपना बना रही है, पर तुझे एक मौका मिल सकता है उसकी आत्मा को वहीं जाकर मुक्त करने का। कैसे? मोहित ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने कहा, पूर्णमासी की रात जब चांद पूरा हो, तू उसी झोपड़ी में जाकर गुलाबों को उसका नाम लेकर पुकारे और जो वो मांगे वो उसे दे। मोहित चौंका। अगर उसने मेरा बेटा मांगा तो? बाबा चुप रहे। पूर्णमासी की रात आ चुकी थी। गांव के आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी कुछ अजीब सर्दपन था। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। मोहित ने आरव को गोद में उठाया, रीमा को गले लगाया और कहा, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो गांव से बाहर चले जाना। रीमा की आंखें भर आईं। तुम्हें और आरव दोनों को वापस आना है, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मोहित ने अपने कंधे पर एक पुराना लाल कपड़ा रखा जो बाबा ने उसे दिया था डायन से खुद को बचाने के लिए, और निकल पड़ा उसी रास्ते पर जहां पहले गया था। लेकिन इस बार झोपड़ी पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, जैसे खुद चाह रही हो कि कोई आए। झोपड़ी के अंदर से फिर वहीं झुनझुनियों जैसी आवाजें आ रही थी। मोहित ने कांपते हुए आवाज लगाई, गुलाबो।
झोपड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से वो ही साया बाहर निकला। लंबा, काला, उलझे बाल, लहराता लहंगा और दो लाल जलती आंखें। उसकी आवाज गूंजती है, तू मेरा नाम कैसे जानता है? मोहित ने कांपते हुए कहा, मेरा बेटा छोड़ दो, जो तुम चाहो मैं दूंगा। डायन की हंसी जंगल में गूंज उठी। तू अपना खून लाया है, अब मैं उसे अपना बनाऊंगी। नहीं, मोहित चिल्लाया और आरव को अपनी बाहों में कस लिया। डायन झपट पड़ी, मगर तभी मोहित ने बाबा द्वारा दिया गया लाल कपड़ा झोपड़ी की दहलीज पर रख दिया। कपड़े से धुआं निकला और डायन जोर से चिल्लाई, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं अधूरी मरी थी, अब इस बच्चे में पूरी बनूंगी। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। आरव के मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकली, जैसे वो कोई मंत्र बोल रहा हो। मोहित अब डर के मारे रोने लगा था। तभी कोने से एक और आवाज आई, एक औरत की, गुलाबो, अब छोड़ दे, ये तेरा नहीं है। वो आवाज गौतम बाबा की मरी हुई पत्नी तुलसी की थी, जो पहले डायन का शिकार बन चुकी थी। झोपड़ी के अंदर रोशनी चमकी और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। डायन गायब थी। आरव बेहोश था, मगर उसकी आंखें अब काली नहीं थीं। मोहित बेटे को उठाकर भागा। झोपड़ी अब धुएं में बदल चुकी थी, लेकिन जाते जाते दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी अधूरी हूं। मोहित गांव वापस लौट आया। रीमा ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने आरव को देखा, उसके मुंह से सिसकियां निकल गईं। बोल रहा है, मेरा बच्चा फिर से बोल रहा है। आरव बेहोश था, मगर उसकी सांसें अब सामान्य थीं। उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम थीं। मोहित ने सोचा कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। गांव में खबर फैल गई कि मोहित ने डायन को हरा दिया। गांव वालों ने पूजा रखवाई, घर में गंगा जल छिड़का गया और मोहित को वीर कहा गया। लेकिन अगली रात कुछ अजीब हुआ। रीमा ने मोहित को जगाया। सुनो, आरव फिर से नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मोहित ने आरव के पास जाकर सुना, मां, झोपड़ी, मैं आ रहा हूं। मोहित का दिल बैठ गया। उसी वक्त खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे में ठंडी हवा घुस आई। दीवार पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसी आकृति उभर आई थी, वही निशान जो गुलाबो अपने पीड़ितों पर छोड़ती थी। मोहित ने बाबा से बात की। बाबा ने बस इतना कहा, डायन को झोपड़ी से निकाला गया है, खत्म नहीं किया गया। अब वो जहां चाहे वहां जा सकती है। तो अब क्या होगा? मोहित ने कांपते हुए पूछा। बाबा की आंखें भर आईं। अब वो तेरे घर में है मोहित, तेरे बेटे के आसपास, तेरे सपनों में और तेरे डर में। रात होते ही आरव की परछाई दीवार पर कुछ और बनने लगी। एक लंबा औरत जैसा आकार जो हिलता नहीं था, बस ताकता रहता था। और फिर एक दिन मोहित ने खुद अपनी आंखों से देखा। आरव आईने में देख रहा था और आईने में उसके पीछे गुलाबो खड़ी थी। अब मोहित के लिए हर दिन डरावना सपना बन चुका था। आरव दिन में सामान्य दिखता, खेलता, खाता, बात करता, लेकिन रात को वो किसी और में बदल जाता। वो आईने में खुद से बातें करता, दीवार पर अपने खून से चित्र बनाता और अंधेरे को निहारता जैसे वहां कोई उसे देख रहा हो। एक रात मोहित की नींद अचानक टूटी। उसने देखा आरव बिस्तर पर नहीं था। उसे पूरा घर छानना पड़ा। आखिर में आरव मिला, रसोई के कोने में बैठा, हाथ में चाकू पकड़े और जमीन पर कुछ लिखता हुआ। जब मोहित पास गया तो देखा खून से लिखा था, पापा, अब तुम्हारी बारी है। मोहित ने चाकू छीन लिया और बेटे को झिंझोड़ा। आरव, होश में आओ, मैं हूं तुम्हारा पापा। आरव की आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक कटी पिटी सी मुस्कान। उसी रात मोहित को सपना आया। वो फिर से उसी झोपड़ी के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर गुलाबो अकेली नहीं थी। मोहित भी वहां था, लेकिन वो खुद को देख रहा था, आईने जैसा सपना। और सपना टूटा तो देखा उसके चेहरे पर नाखून के 4 ताजा निशान थे। रीमा बुरी तरह डर चुकी थी। हमें यहां से चले जाना चाहिए मोहित, ये घर अब घर नहीं रहा। मोहित कुछ नहीं बोला। वो अब दिन में भी डरने लगा था। उसे आवाजें आती थीं, परछाइयां दिखती थीं और जमीन पर चलती लाल रेखाएं। एक रात उसने दरवाजा बंद करने के लिए खिड़की की ओर देखा और देखा आरव हवा में उल्टा लटक रहा था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था। मोहित अब समझ चुका था, डायन अब आरव के जरिए उसे बनाना चाहती है। अब शिकार सिर्फ बच्चा नहीं था, अब डायन की नजर मोहित पर थी।
अब मोहित की आंखों के नीचे काले गहरे घेरे बन चुके थे। वह सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे कोई हर वक्त उसकी नब्ज पर नजर रख रहा है। रीमा को भी डर लगने लगा था, पर अब वो मोहित से नहीं, मोहित को देखकर डरने लगी थी। एक शाम रीमा ने मोहित को मंदिर जाने के लिए कहा। शायद पूजा पाठ से कुछ ठीक हो जाए, रीमा ने कहा। लेकिन मोहित का चेहरा एकदम बदल गया। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, भगवान कुछ नहीं कर सकते, जो आ गया है वो अब जाएगा नहीं। उसके लहजे में एक अजनबीपन था, जैसे वो मोहित हो ही नहीं। रात होते ही रीमा ने देखा, मोहित खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले आरव किया करता था। और फिर उसने आईने से पूछा, अब क्या चाहिए तुझे? आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। वहां सिर्फ एक औरत खड़ी थी, जलते बाल, झुलसी चमड़ी और लाल आंखों वाली। वो गुलाबो थी। मोहित की सांसें तेज होने लगी। उसने आंखें बंद की, मगर गुलाबो की आवाज दिमाग में गूंजती रही, अब तेरा शरीर मेरा है। रात के 2 बजे मोहित ने उठकर घर के पीछे वाले कमरे की दीवार पर कील ठोकना शुरू कर दिया, बार बार, जैसे किसी चीज को बंद करने की कोशिश कर रहा हो। रीमा जागी और पूछा, क्या कर रहे हो? मोहित पलटा। उसके चेहरे पर खून लगा था और उसकी आंखें अब आधी सफेद हो चुकी थीं। उसने कहा, गुलाबों को अब घर चाहिए और मैं उसका पहला किराएदार बन चुका हूं। रीमा डर के मारे रोने लगी। अगली सुबह मोहित घर में नहीं था। वो जंगल की ओर जा चुका था, उसी झोपड़ी की तलाश में जो अब वहां नहीं थी, लेकिन उसके भीतर जिंदा थी। मोहित के जाने के बाद रीमा ने पूरे गांव को छान मारा। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। मंदिर, चौपाल, जंगल का रास्ता, सब देख लिया गया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जिस दिन मोहित गायब हुआ, उसी रात गांव की एक औरत और उसका बच्चा अचानक लापता हो गए और गांव के एक घर की दीवार पर खून से लिखा था, अब झोपड़ी कहीं भी बन सकती है। गांव में डर की लहर दौड़ गई। इधर मोहित, अब वो इंसान नहीं रहा था। डायन की आत्मा अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। वो एक सुनसान गुफा में बैठा रहता था, आंखें बंद, होठों पर मंद मुस्कान। उसका शरीर अब झुलसने लगा था, लेकिन वो दर्द में नहीं था। उसकी सांसें अब गुलाबों के मंत्रों की तरह चलती थीं। और फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं अब गुलाबों हूं और ये शरीर मेरा मंदिर है। हर रात किसी घर से बच्चा गायब होने लगा। कभी सिर्फ आवाजें आती, बच्चे की चीखें, कभी झुनझुनी की गूंज। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि झोपड़ी अब कहां है, क्योंकि अब वो किसी ईंट या लकड़ी की चीज में नहीं, बल्कि मोहित के अंदर बन चुकी थी। एक दिन रीमा को मोहित की एक चिट्ठी मिली, जो झील के किनारे एक पत्थर के नीचे रखी थी। उसमें लिखा था, मैंने उसे अंदर आने दिया, अब मैं नहीं रहा। आरव को बचा सको तो बचा लो, लेकिन याद रखना, अगर आरव मुझसे मिलने आया तो वो भी मेरी तरह झोपड़ी बन जाएगा। रीमा बेहोश हो गई। रीमा अब टूटी नहीं थी। अब वो एक मां थी जिसने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे को हर हाल में बचाएगी। मोहित अब शायद इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका शरीर अब एक दरवाजा बन चुका था डायन की झोपड़ी के लिए। एक रात जब रीमा सो रही थी, आरव अचानक उसके बगल से उठ गया। दरवाजा अपने आप खुला और वो बिना जूते के चुपचाप बाहर निकल गया। रीमा को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जगा दिया। उसने देखा, आरव घर से बाहर खेतों की ओर बढ़ रहा है। वो भागी उसके पीछे और फिर अंधेरे में बबूल के पेड़ों के बीच उसने देखा मोहित खड़ा है, मगर ये मोहित नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल उड़ रहे थे और शरीर झोपड़ी की दीवारों की तरफ फट रहा था। मोहित अब झोपड़ी बन चुका था। उसके चारों ओर पेड़ अपने आप झुकने लगे और जमीन फटने लगी। वहां फिर से वही झोपड़ी उभरने लगी, लेकिन अब लकड़ी की नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों और खून से बनी हुई। गुलाबों की आवाज आई, मां ने बच्चे को लाने का काम कर ही लिया। रीमा चिल्लाई, आरव मेरे पास आओ। आरव कुछ पल के लिए कांपा। उसकी आंखें फिर से काली हो रही थीं। वो अब गुलाबों की गिरफ्त में था। मोहित ने रीमा की ओर हाथ बढ़ाया, मगर रीमा ने जेब से गौतम बाबा द्वारा दिया गया आखिरी ताबीज निकाला और उसे आरव की गर्दन में पहना दिया। आरव जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। झोपड़ी जोर से कांपी। मोहित की आंखों से आंसू बहे
उसके अंदर का मोहित आखिरी बार जागा था। भागो रीमा, झोपड़ी अब ढहने वाली है, मुझे यहीं रहने दो। रीमा दौड़ी, आरव को उठाया और तेजी से गांव की ओर भागी। पीछे से एक जोरदार चीख आई, जैसे पूरी पृथ्वी ने कोई आत्मा निगल ली हो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ जली हुई जमीन और मोहित की घड़ी पड़ी थी, जो अब भी चल रही थी। आज भी चमियारी गांव में लोग उस जगह से नहीं गुजरते। रीमा गांव छोड़कर चली गई, लेकिन आरव कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। वो चुप रहता है, आईनों से डरता है और कभी कभी अचानक कहता है, माँ, क्या मैं फिर पापा से मिलने जा सकता हूँ? रीमा का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है झोपड़ी मिटाई नहीं जा सकती, वो बस इंतजार करती है।